हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 जो 12th केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जैव अणु अर्थात बायोमोलिक्यूल्स। जैव अणु क्या होते हैं? वह कार्बनिक पदार्थ जो जीव के निर्माण वृद्धि एवं मरम्मत के लिए आवश्यक हो। जैव अणु कहलाते हैं। जैव अणु वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो किसी नए जीव के निर्माण के लिए, जो जीव बना है उसकी वृद्धि के लिए, क्योंकि उत्तरोत्तर विकास होता रहता है शरीर के अंगों का, और विभिन्न प्रकार की मरम्मत, जैसे पुरानी कोशिकाएं टूटती है, नई कोशिकाएं बनती है, नई ऊतकों का बनना, इसके लिए आवश्यक हो जैव अणु कहलाते हैं। जैव तंत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के जैविक कारक आते हैं। जैव तंत्र विभिन्न यौगिकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जैव तंत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के सजीव घटक उपस्थित होते हैं, ये जैव तंत्र कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये यौगिक जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ये परस्पर अन्योन्य क्रिया कर जैव तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इनको हम यूं कह सकते हैं कि इस चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, इसके अलावा और भी हैं जैसे विभिन्न प्रकार के खनिज, लवण, ये सारे जो पदार्थ हैं ये मिलकर ही जैव तंत्र का निर्माण करते हैं। ये परस्पर जुड़ते हैं, इनके बीच में नए पदार्थों का निर्माण होता है और उसी से जैव तंत्र का निर्माण होता है। इस चैप्टर में अर्थात जैव अणु वाले चैप्टर में हम कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इसके अलावा हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, अमीनो अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 में जो पहला टॉपिक है उसकी हम बात कर रहे हैं और वह है कार्बोहाइड्रेट। तो हम ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को शुरू में माना जाता था कि वह कार्बनिक यौगिक, ये क्या होते हैं, वह कार्बनिक यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन व
ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं। बने हो, उनको हम क्या नाम देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। वे यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं जो एक जनरल सूत्र, सामान्य सूत्र जो है CHH2OY, इसका पालन करते हो। वे यौगिक जो इस सामान्य सूत्र का पालन करते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे ग्लूकोज, जैसे फ्रक्टोज, जैसे सुक्रोज, जैसे स्टार्च, ये सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। इसका अनुसूत्र होता है C6H12O6। फ्रक्टोज का भी सेम है, C6H12O6। सुक्रोज का C12H22O11। स्टार्च का C6H10O5। तो ये जितने भी अणु मैंने लिए हैं, ये इस जनरल सूत्र का पालन करते हैं। कार्बन कितने हैं? 6। H2O, इसको कितना कर देंगे? 6। तो हाइड्रोजन को 6 से गुणा करेंगे 12, ऑक्सीजन 6 है, ये तो सेम ही है। अब इसमें देखो कार्बन 12, H2O ये कितना है? 11। अब जरूरी नहीं है कि x और y की वैल्यू समान हो, ये फॉर्मूला इलिजिबल होना चाहिए। तो कार्बन 12 हाइड्रोजन 2 का 11 से गुणा करेंगे 22, ऑक्सीजन 11। इसमें देखो C6H2O5, कार्बन 6, हाइड्रोजन 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 और ऑक्सीजन 5। ये यौगिक तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कुछ यौगिक ऐसे हैं जो इस सूत्र का पालन नहीं करते, फिर भी वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जैसे अपवाद की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, अपवाद जैसे रेमनोज। रेमनोज का फॉर्मूला होता है C6H12O5। अब क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या 5 है, हाइड्रोजन कितनी है? 12, तो इसको H2O को 5 करेंगे तो ऑक्सीजन तो 5 हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन कितना होंगे? 10। ये पालन नहीं करता, फिर भी कार्बोहाइड्रेट है। कुछ यौगिक ऐसे हैं जो इस सूत्र का पालन करते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। जैसे लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3CHCOOH, और यहां पे क्या हो जाएगा? OH। ये क्या है? लैक्टिक अम्ल। अब इसमें देखो एसिटिक अम्ल में अगर फॉर्मूला लगाएं तो कार्बन कितने हैं? कार्बन है 1 2 और H2O। ऑक्सीजन कितने? 2, 2 से गुणा कर दो, तो ऑक्सीजन तो 2 ही है, हाइड्रोजन 3 और 1 4, 2 का डबल 4। इसमें पालन करें, देखो कार्बन कितने हैं? 1 2 3, तो कार्बन तो 3 है। H2O, हाइड्रोजन कितना है? 3 4 5 6, इसको 3 से गुणा कर दो, तो हाइड्रोजन तो 3 का डबल 6 है, और ऑक्सीजन कितना? 3 1 2, देखो 1 2 3। तो एसिटिक अम्ल इस सूत्र का पालन करता है, लैक्टिक अम्ल भी इस सूत्र का पालन करता है। देखो ध्यान से देखना है, ज्यादा दिक्कत होगी तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने? 3 4, और ऑक्सीजन कितने? 2। तो इसको बना देंगे C2H2O, इसका रिजल्ट लगा दिया 2, तो कार्बन 2, हाइड्रोजन डबल का 4, और ऑक्सीजन 1 2 से 2। इसको भी बना सकते हैं C3H3 4 5 6, और ऑक्सीजन 1 2 3। तो नॉर्मल बनाएंगे तो H2O को 3 से गुणा करेंगे तो 3 का डबल 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 को 3 से गुणा किया 3, और 1 कार्बन। ये इस सूत्र का पालन करते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसका मतलब हम इस फॉर्मूले के बेस पर ये नहीं बता सकते कि वह यौगिक जो इस सूत्र का पालन करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट की जो परिभाषा है
वो ये है, वह पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड एल्डिहाइड होता है CHO या कीटोन समूह, कीटोन होता है C+O, इस तरफ R और इस तरफ H, या क्या हो सकता है R। एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह उपस्थित हो, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये हो गई अपने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन। वह पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है OH की संख्या अधिक हो, जिनमें एल्डिहाइड यानी CHO या कीटोन समूह उपस्थित हो, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब इसमें ये फॉर्मूले का पालन करते हैं, लेकिन ना तो इसमें एल्डिहाइड है ना ही कीटोन है। इनमें कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसीलिए ये तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे। और इनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह उपस्थित होता है, इसीलिए इनको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो अभी तक हमने जैव अणु उनको कहा जो किसी जीव की वृद्धि, मरम्मत, निर्माण के लिए आवश्यक हो। जैव तंत्र जो होता है ये कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों से मिलकर बना होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन से। और इसमें हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया है वो है कार्बोहाइड्रेट। और अभी तक जो रिजल्ट निकला है वो ये निकला है कि कार्बोहाइड्रेट वे यौगिक होते हैं जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। तो अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में आगे डिटेल से पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट वाला जो टॉपिक है ये काफी लेंथी है, इसमें विभिन्न प्रकार के अन्य अणु भी हैं। इसमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, डाइसैकेराइड जैसे माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, फिर पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये सब है। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो अभी जो अपना टॉपिक है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट यहाँ लिख देते हैं ताकि बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं हो। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको अलग शो कर देते हैं, ये लो इसको अलग शो कर दिया। तो अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट उन यौगिकों को कहा जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह उपस्थित हो। अब हम ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। वर्गीकरण लेने से पहले मैं बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये मुख्य रूप से पादपों में पाए जाते हैं और पादप का लगभग 70% भाग कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। ये शरीर को ऊष्मा तथा ऊर्जा प्रदान करते हैं। पादपों की कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट की ही बनी होती है। अब आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण पर। अब क्योंकि वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो वर्गीकरण का कोई ना कोई तो आधार होता ही है। तो पहला आधार है भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 शर्कराएं
जिसको हम बोलते हैं शुगर, और दूसरा ले लेते हैं ए शर्कराएं, नॉन शुगर। अब देखो, इनको ध्यान में रखने के लिए शर्करा का मतलब है, आप आइडिया लगा लो, खाने वाली शक्कर, स्वाद में कैसी, मीठी। ये है स्वाद में मीठी, जल में घुल जाएगी, जल में विलय, और क्या होती है, क्रिस्टलीय होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, खाने वाली जो शुगर होती है सुक्रोज, लैक्टोज, दूध वाली शर्करा, और क्या लिख सकते हैं, गेहूं वाली शर्करा ग्लैक्टोज, या ग्लैक्टोज नहीं हो सकता, गेहूं वाली शर्करा ले लेते हैं माल्टोज। तो शर्कराएं स्वाद में मीठी, जल में विलय और क्रिस्टलीय होती है। तो नॉन शुगर क्या होती, इनका कोई टेस्ट नहीं, स्वादहीन। जल में घोलो तो जल में ए मिले, ए क्रिस्टलीय, यानी शुगर और नॉन शुगर एक दूसरे की विपरीत, ए क्रिस्टलीय होती है। जैसे स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। अर्थात भौतिक गुणों के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटते हैं, शुगर, नॉन शुगर। शुगर स्वाद में मीठी, जल में विलय और क्रिस्टलीय होती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। ये शर्कराएं स्वादहीन, कोई टेस्ट नहीं, जल में एविलय और एक क्रिस्टलीय होती है, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। तो ये पहला हमने वर्गीकरण पढ़ लिया भौतिक गुणों के आधार पर। अब लेते हैं दूसरा वर्गीकरण। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे वो इसी के बेसिस पर पढ़ेंगे। तो नंबर 2 है आधार, संरचना व रासायनिक संगठन के आधार पर। संरचना व रासायनिक संगठन के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटते हैं। मोनोसेकेराइड, नंबर 2 डाइसेकेराइड, नंबर 3 पॉलीसेकेराइड। डाई को हम ओलिगो कर लेते हैं, ठीक रहेगा, क्योंकि डाई तो ओलिगो का ही पार्ट है, तो ओलिगो सेकेराइड नंबर 2। तो पहला हमने ले लिया मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगोसेकेराइड, तीसरा पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, वह कार्बोहाइड्रेट, लैंग्वेज वाला पोर्शन ज्यादा है इसलिए नोट डाउन कर रहा हूं, जिनके जल अपघटन से
निम्नतर अर्थात इनसे छोटे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं, जल अपघटन नहीं होता है। इनमें कार्बन की संख्या 2 से 7 होती है। ये सामान्यतः शर्कराएं होती हैं, अर्थात स्वाद में मीठी, जल में मिले और क्रिस्टलीय, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसके अलावा थ्रियोज, एरिथ्रियोज, रेमनोज, ये सब। ओलिगोसैकेराइड क्या होती है, ओलिगोसैकेराइड जिनके जल अपघटन से, जिनके कर दो या और बेटर करने के लिए क्या कर दो, इनके जल अपघटन से 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। अर्थात वह कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है क्या कहलाते हैं, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में जल अपघटन से प्राप्त मोनोसैकेराइड इकाइयों के आधार पर इसको डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड में क्लासिफाइड करते हैं। यदि जल अपघटन से 2 इकाइयां प्राप्त होगी तो डाइसैकेराइड, 3 होगी तो ट्राइसैकेराइड। जैसे डाइसैकेराइड का मैं एग्जांपल बता रहा हूं, इनके जल अपघटन से कितनी इकाइयां प्राप्त होगी, 2। तो इसमें है सुक्रोज, जिसको हम इक्सु शर्करा बोलते हैं, ये 2 मोनोसैकेराइड से बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। माल्टोज, ये ग्लूकोज की 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है। लैक्टोज, दूध वाली शर्करा, ये ग्लूकोज व ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। अब आते हैं पॉलीसैकेराइड। इनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। ये सामान्यतः क्या होती है, ए शर्कराएं, ये सामान्यतः ए शर्कराएं होती है। तो ए शर्कराएं होती है तो क्या होगा, स्वादहीन जल में ए विलय और ए क्रिस्टलीय। ये सामान्यतः क्या होते हैं, ये मोनोसैकेराइड के क्या होते हैं, बहुलक, जैसे स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। तो ये हमने कार्बोहाइड्रेट का दूसरा वर्गीकरण पढ़ा, संरचना व रासायनिक संगठन के आधार पर। संरचना व रासायनिक संगठन के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड व पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का जल अपघटन नहीं होता, अर्थात ये जल अपघटित होकर निम्नतर कार्बोहाइड्रेट नहीं देते हैं। ये सामान्यतः शर्कराएं होती है और कार्बन की संख्या 2 से 7 होती है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसके अलावा ग्लिसरॉल्डिहाइड, एरिथ्रोज, थ्रियोज। ओलिगोसैकेराइड, इनके जल अपघटन से
2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। अगर जल अपघटन से 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होगी तो डाइसैकेराइड कहलाएंगे, जैसे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। पॉलीसैकेराइड इनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। ये ए शर्कराएं होती है और सामान्यतः ये मोनोसैकेराइड इकाइयों के बहुलक होते हैं। उदाहरण जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। तो यहां पर हमने कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की और जैव अणु वाले जो चैप्टर हैं इसके सामान्य परिचय की बात कर ली। अगले वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहला जो टॉपिक है ग्लूकोज उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो यहां पर कहीं पर कहते हैं कि कार्बन की संख्या 2 से 7 होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। ज्यादातर बुक्स इसको 3 से 7 भी मानती है, तो हम इसको 3 से 7 लेके चलते हैं, क्योंकि इसका जो निम्नतर सदस्य है वो कौन होता है, ग्लिसरैल्डिहाइड। और ग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO CHOH CH2OH। ये क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड। तो कार्बन की संख्या कितनी मानी है, 3 से 7। तो यहां पर जैव अणुओं का सामान्य परिचय और कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरे वीडियोज जो मैं आपको डेली अवेलेबल करवा रहा हूं आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।